चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान सीटेट को ध्यान में रखते हुए इसका सिलेबस करने का प्रयास करते हैं। कक्षा 8 अध्याय 6 है जिसका नाम है मानव संसाधन। देखिए भाई, पढ़ाने के कई तरीके हैं और क्योंकि सोशल साइंस विषय में कई विषय हैं, अब इसमें 6 to 8 में कम से कम 9 किताबें हैं, 3 हिस्ट्री की, 3 ज्योग्राफी की और 3 पॉलिटिकल साइंस की। तो अगर इसमें से कंटेंट लिया जाए और वो कंटेंट पावर पॉइंट के रूप में बनाया जाए तो बेहतर है और लोग पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम बुक से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। और बुक से क्या है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ही सीटेट के एग्ज़ाम में आती है। तो जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है, नहीं है, वो एनसीईआरटी ले लें, है तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी को पढ़ें। और जिनको हो सकता है, कई बच्चों को दिक्कत आती है, पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं होती कई चीज़ें, तो हम प्रयास करेंगे कि उनको ये चीज़ें क्लियर हो। तो हमारे चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। कोशिश करेंगे कम समय में ये चैप्टर पूरा हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको लाइन टू लाइन और पॉइंट टू पॉइंट जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। तो मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में अगर 8वीं तक पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के माध्यम से, तो निकल के आती है कि इंसान जो व्यक्ति हैं उनके लिए कोई भी वस्तु जो लाभदायक है, मूल्यवान है, लाभदायक है, उनके काम आती है, वो सभी संसाधन है। तो ऐसे मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव जो है अन्य वस्तुओं को मानव के लिए उपयोगी बनाता है और इसीलिए मानव एक संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब इसमें रिसोर्सेज की बात हमने कर ली और रिसोर्स कैसे तैयार किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स, इसमें 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि भाई इंसान स्वस्थ हो, दूसरा काम करने योग्य हो, एजुकेटेड हो, शिक्षित हो और किसी काम में कुशल हो, स्किलफुल हो। तो ये 3 चीज़ें तो कॉमन हैं, स्वस्थ होना, शिक्षित होना और स्किलफुल होना। अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आता है कि जो वर्किंग फोर्स है वो कितनी है। 6 से 14 साल के बच्चों को तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा गवर्नमेंट ने राइट दे रखा है। तो इसके बाद जो 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 14 साल से ऊपर का जो भी हो बच्चे हैं और व्यक्ति हैं, और करीबन वो 59 साल तक वो वर्किंग फोर्स में आएंगे, कार्यकारी जनसंख्या कहलाएंगे। कार्यकारी जनसंख्या अगर वो स्वस्थ है, शिक्षित है, काम में कुशल है, स्किल आती है, तो वो हमारा मानव संसाधन कहलाएंगे। और इस मानव संसाधन के मामले में भारत और चीन जैसे देश अभी आगे हैं। पहले क्या धारणा थी? पहले ये धारणा था कि जनसंख्या परेशानी का कारण है, संसाधन का दोहन करती है। लेकिन वर्तमान में अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है और ये ट्रेंड है कि भाई मानव एक संसाधन है, जिसके पास ये संसाधन ज़्यादा हैं और आज के समय में वही देश आगे है। हालांकि संसाधनों का इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए, हमारे पास प्रबंधन स्किल होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल। तो हमने मानव संसाधन का मीनिंग यहाँ समझने का प्रयास किया। एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि भाई अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। समान रूप से वितरित नहीं है। वितरित का मतलब है कि जैसे विश्व है तो विश्व में हम देखें ग्लोब में ये विषुवत रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में भी जनसंख्या जो है वो अधिक है यहाँ इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में क्योंकि भूमिगत कम है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, तो ये जनसंख्या कम है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है। फिर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये जो एशिया का क्षेत्र है, इसमें जनसंख्या अधिक है और बाकी दूसरे क्षेत्र में कम है। ऐसे ही इसे कहेंगे असमान वितरण, जनसंख्या का असमान वितरण। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं, उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। यानी कि कभी जनसंख्या अधिक होगी और वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने से जनसंख्या वृद्धि दर कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जापान का हम उदाहरण ले सकते हैं, आगे भी देखेंगे। जापान एक ऐसी कंट्री है, या यूरोप की कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर जा रही है और समय के साथ उनमें लक्षण भी चेंज होते रहते हैं। एजुकेटेड और हेल्दी पीपल कहीं बढ़ते हैं तो कहीं कम होते हैं। आइए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण को समझने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में चित्र 6.1 देख सकते हैं। हो सकता है कि किस किताब में चैप्टर 7वें नंबर पे हो या 5वें नंबर पे हो, क्योंकि वो हर साल कुछ चैप्टर सिलेबस में से हटा दिए जाते हैं और प्रिंट होती है बुक। तो जनसंख्या वितरण है, आपके पास भी बुक होना जरूरी है। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रारूप कहते हैं। पृथ्वी पर जिस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो उसको हम जनसंख्या वितरण का प्रारूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के 30% भाग पर निवास करता है। भाई पृथ्वी पर क्या है, 70% तो जल ही है, और जो बाकी 30% बच रही है भूमि, उस भूमि को हम 100% माने। हमारे पास मान लो ये भूमि का 100% क्षेत्र है, और ये 90 हो जाएगा, 90 का आधा 45 हो जाएगा, और 45 से हमें करना है 30, यानी जितनी भूमि है उसके केवल 30% भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एज इट इज क्वेश्चन में आ भी चुकी होगी और आ भी सकती है, थोड़ा बहुत फेरबदल करके पूछा जा सकता है कि 30% भाग पर जनसंख्या निवास करती है और विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। स्टेटमेंट में लाइन भी आ सकती है, समान है असमान है, बच्चे सभी कर लेंगे, इजी है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल हैं, यानी कि भाई जहाँ मानव के रहने के लिए समतल भूमि और जलवायु अच्छी है वहाँ तो घनत्व अधिक है। जैसे भारत में ही लें, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। और जहाँ मौसम, जलवायु और वहाँ भूमिगत समतल ना होना, वहाँ जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। तो उनमें आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर, ऐसे क्षेत्र जहाँ समतल भूमि नहीं है और जलवायु भी इतनी मानव के रहने लायक नहीं है, तो वहाँ जनसंख्या कम होगी। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। ये लाइन एक बार में याद नहीं होगी, इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया। अब ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया से क्या तात्पर्य है, अगर हम यहाँ देखें भाई ग्लोब पर या मानचित्र पर, ये उत्तर और ये दक्षिण, और इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो ये हिस्सा पश्चिम और ये पूर्व, और ये उत्तर पूर्व कहलाएगा, और ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व। हाँ, अब इस लाइन को समझने का प्रयास करें कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये जो एशिया पड़ेगा, भारत जो है पाकिस्तान, और यहाँ ये बांग्लादेश, चीन, ये दक्षिण पूर्व एशिया में आ जाएंगे। और यूरोप, यहाँ यूरोप इसमें शामिल है। उत्तर पूर्वी, उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी में अमेरिका ही आ जाता है, ये अमेरिका का हिस्सा, ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा, तो ये इस तरह से अमेरिका का हिस्सा आ जाएगा जो घने बसे हुए हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। उच्च अक्षांशीय, जैसे जैसे हम ये विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे
ये जो एरिया हो जाएगा ये उच्च अक्षांशीय हो जाएगा। और ऐसे ही इधर उच्च अक्षांशीय है अंटार्कटिका, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है इंसान, और यहाँ भूमिगत जमीन भी बहुत कम है। हालांकि इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े भाग पर लोग रहते ही नहीं हैं, क्योंकि मरुस्थल है और छोटे हिस्से पर ही लोग रहते हैं। तो जहाँ उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं, जैसे रूस का बहुत बड़ा क्षेत्र, या यूरोप में भी बहुत ऐसी कंट्री हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ इंसान कम रहते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो मरुस्थल पड़ते हैं, जैसे अफ्रीका है यहाँ, तो उसका सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल जो है, और भारत का भी थार मरुस्थल। हालांकि थार मरुस्थल में बाकी मरुस्थलों की तुलना में जनसंख्या कम रहती है। उच्च पर्वतीय हिमालय मान लीजिए, और विषुवतीय वनों, विषुवत रेखा के नज़दीक जो वन हैं, खासकर अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका में जो अमेज़न के वन हैं, अमेज़न के जंगल हैं, उन क्षेत्रों में क्या होती है, उमस बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और छोटे मोटे जीव बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, तो वहाँ भी जनसंख्या बहुत कम रहती है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। ये लाइन एग्जैक्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ एग्जाम में एग्जैक्ट ही आ सकती है, तो ये याद होनी चाहिए। मुझे इसमें समझाने का प्रयास करना भी बेकार है, क्योंकि जितना है उतना ही हमें चलना है, इससे आगे पीछे की कोई इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा इसे यहाँ इसलिए बना रहा हूं ताकि दिमाग में ये बात स्टेटमेंट के साथ याद रहे। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा ये जो उत्तर का हिस्सा है, क्योंकि ज़्यादातर महाद्वीप जो हैं वो उत्तरी क्षेत्र में ही हैं, दक्षिण क्षेत्र में बहुत कम, तो भूमि का बड़ा हिस्सा उत्तरी क्षेत्र में है, दक्षिण क्षेत्र में कम, तो उत्तरी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग, विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसके 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका होगा दोनों स्टेटमेंट में, और बच्चों ने देखते भी कर दिया होगा, फिर भी इन दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका को एज इट इज लाइन के साथ याद कर लेना है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, तो उन 10 देशों की सूची याद करना जरूरी है भाई। 60% लोग 10 देशों में रह रहे हैं। विश्व की जनसंख्या के 60% लोग 10 देशों में, और 10 में से 2 से 3 तो याद करना बहुत ही ईजी है भाई। सबसे बड़ी जनसंख्या चीन, फिर भारत, और फिर यूएसए। चीन में हम सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से जनसंख्या अधिक है, और भारत में अभी जनगणना हुई नहीं है, तो सेकंड नंबर पे मान सकते हैं। बल्कि इसमें दे भी रखा है एक चित्र 6.2 में, आप अच्छे से इसे देख लें। चीन, भारत और यूएसए में लगभग 30 करोड़ के आसपास आबादी है। फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। ये सीरीज़ आगे पीछे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, आ भी चुका होगा और आने की संभावना है। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इन्होंने कहा 60%, विश्व की जनसंख्या के 60% लोग 10 देशों में रहते हैं, और इन 10 देशों में जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है। अब 2 देश तो ऐसे हैं जहाँ 100 करोड़ से ही ज़्यादा है, जैसे चीन और भारत, और फिर तीसरे नंबर का जो अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ 30 करोड़ के आसपास आबादी है। फिर उससे नीचे देखा जाए उसी के समान है लगभग इंडोनेशिया,
और फिर ब्राज़ील, सीधे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, दोनों एक साथ लगे हुए हैं। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, रूस और जापान। और चित्र 6.1 देखना भी बहुत ज़रूरी है, जो जनसंख्या वितरण को दर्शाता है कि भाई एशिया की आबादी बाकी महाद्वीपों की तुलना में अधिक है और एशिया के बाद अफ्रीका। अब बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व की, डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। यहां जनसंख्या का वितरण तो लिखा है, जनसंख्या घनत्व। घनत्व क्या है? डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी की जो परिभाषा है कि मान लीजिए ये भारत में 1 किलोमीटर वर्ग, ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर। इस पूरे क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं? अगर ज़्यादा रहते हैं तो घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। देखिए ये मैंने बिंदी बनाई है तो इन्हें आप पब्लिक मान लीजिए। तो अगर इसे कहूँ तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं ये बिंदी कम कर दूं तो जनसंख्या घनत्व कम है। तो हमें देखना है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व क्या है। जरा इस पर बात करें। जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो बॉक्स में लिखा है साइड में ही, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जो भारत का क्षेत्रफल है और भारत की जो जनसंख्या है ये एवरेज है, तो उसका एवरेज निकाला गया है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में 382, ये एवरेज है पूरे भारत का। लेकिन ये राज्यों में अलग अलग है, और कहीं जनसंख्या घनत्व अधिक है और कहीं कम। जैसे बंगाल, बिहार जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है और वहीं अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम है। तो विश्व का देखें, पृथ्वी पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 इकाई, यहाँ ये जो हमने बनाया है 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग, 1 किलोमीटर का एक वर्ग है, उसमें जो जनसंख्या रहती है, यानी इसे 1 इकाई बना दिया। इसमें रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से वह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व, एवरेज, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 51। विश्व का है 51 और 382 है भारत का। 2 स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है, जरा इस पर ध्यान देंगे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया, दक्षिण मध्य एशिया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण मध्य एशिया। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया आ जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। हमने जनसंख्या वितरण देख लिया, जनसंख्या घनत्व देख लिया। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, 2 तो मेन कारक है। एक कारक को हमने भौगोलिक कारक कहा, फैक्टर जो है ये भौगोलिक कारक, और सेकंड है सामाजिक, सांस्कृतिक एंड आर्थिक, इकोनॉमिक कारक। अब भौगोलिक कारक में यानी कि जो रहने की जगह, भूमि है, वो कैसी है भौगोलिक कारक में। तो पहला है इसमें स्थलाकृति, स्थलाकृति,
ये कारक 4 से 5 कारक दे भी सकता है और एक आध इसमें से मिस भी कर दे। दूसरा है जलवायु, तीसरा मृदा, फिर जल और खनिज। अब यहाँ स्थलाकृति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं। जहाँ समतल भूमि है वहाँ मकान बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। पानी हो, समतल भूमि हो और उपजाऊ भूमि हो। मृदा इसीलिए है। जलवायु अगर बेहतर, इंसान को ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत ही उपयुक्त है। और खनिज संसाधन भी अगर जहाँ हैं तो वहाँ उन खनिज संसाधनों का इस्तेमाल हम औद्योगिक और आर्थिक क्रियाओं में कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई, गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हैं। विरल का मतलब है वहाँ लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ मकान नहीं बना सकते इतने आसानी से, क्योंकि वो जैसे हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत है और वो सदा परिवर्तित होता रहता है और वहाँ ज़्यादा एक्टिविटीज़ इंसान के जीवन को हानि पहुँचाती हैं। तो गंगा का मैदान बहुत ही उपजाऊ भूमि है, समतल भूमि है, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। देखो गंगा कहाँ से, किन राज्यों से होकर गुजर रही है, वहाँ आप देख सकते हैं कि जनसंख्या अधिक रहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन तीनों ही राज्यों में जनसंख्या अधिक है। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी हो, वहाँ लोग कम रहेंगे। रूस का बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ इंसान बहुत ही कम संख्या में रहते हैं, और जैसे सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, वहाँ भी बहुत ही कम संख्या में लोग रहते हैं। ध्रुवीय प्रदेश जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, क्योंकि भाई यहाँ चरम जलवायु है, ज़्यादा ठंडी या फिर ज़्यादा गर्म जलवायु है, जो इंसान के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी भोजन की भी वहाँ पर अनुपलब्धता रहती है। फिर है मृदा, मिट्टी। आप बुक को देखें, मुझे तो ये तरीका लगा कि भाई मैं ऐसे ही करा लूँ तो ज़्यादा बेहतर है और सिस्टमेटिकली है। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। भाई नदियों के किनारे ही ज़्यादातर सभ्यताएं पनपी, फली फूली, और मिस्र की सभ्यता भी उसमें से एक है। अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में और उसके नज़दीक ही जहाँ नदी जा रही है, वहाँ नदी जो है हर साल उपजाऊ मिट्टी को वहाँ जमा करती है और जिसमें फसलें उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा है। तो ऐसे में जनसंख्या भी वहाँ रहती है। भारत का भी जो उत्तरी मैदान है बहुत ही उपजाऊ भूमि वाला है। नेक्स्ट है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय, जिसमें पानी में लवण की मात्रा कम होगी, जैसे समुद्र है उसमें लवण ज़्यादा होता है, और यानी कि नमक और अन्य खनिज पदार्थ, और जबकि जो नदी का जल है उसमें लवण कम होता है, जो पीने और खाना बनाने के लिए उपयुक्त है, यूज़ करने के लिए, वहाँ लोग रहते हैं। तो नदियों के किनारे ही पहले लोग बसे, गांव बने, फिर शहर, और आज भी देखा जाता है कि वहाँ अत्यधिक लोग रह रहे हैं। खनिज निक्षेपों, देखो हिंदी में जो छात्र हैं, निक्षेप का मतलब है यहाँ डिपॉजिट, जमा हुए। जहाँ खनिज संसाधन अधिक हैं वाले क्षेत्र में अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज में इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वहाँ की जलवायु इतनी उपयुक्त नहीं है, फिर भी लोग इन खनिज संसाधनों की वजह से वहाँ रहने के लिए विवश हुए। तो हमारा भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक में यहाँ 3, 2, 5 पॉइंट्स हैं: स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज। नेक्स्ट है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। तो भाई आर्थिक में औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। भाई जाहिर सी बात है, वर्तमान समय में लोग रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। अभी
हाल ही में बिहार में चुनाव हुए तो वहाँ से बड़ी संख्या में लोग दक्षिणी राज्यों और फिर गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, या गाजियाबाद में एक ऐसा जिला है जहाँ इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं रोजगार की तलाश में। फिर है सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, मथुरा, यरूशलेम या वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक हैं। अच्छे आवास। दिल्ली एक ऐसा शहर है, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, और दिल्ली भी इसी क्षेत्र में आ जाएगा। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और भी मैटर करती हैं चीज़ें, जैसे सुरक्षा। इसको ध्यान में रखते हुए पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं। तो ये हमारे दोनों कारक हो गए, भौगोलिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। अब नेक्स्ट बिंदु है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए कि भाई मानव इतिहास की लंबी अवधि में, पहले बात कर लेते हैं जनसंख्या परिवर्तन है क्या। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन। एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे हम जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। तो भाई 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, स्लोली, लेकिन 1804 से लेकर 1959 तक, यानी कि 150 वर्षों के आसपास ये जनसंख्या 1 अरब से 3 अरब हो गई। तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। एकदम से जनसंख्या में तेजी आना, और इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे विज्ञान एवं साइंस एवं टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास होने से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, और विश्व को भोजन के उत्पादन और प्राप्ति में, डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी आई, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान ये इंसान को चाहिए, इसमें वृद्धि हुई। और साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं, मेन है स्वास्थ्य सुविधाएं। बहुत सारी महामारियों को ध्यान में रखते हुए लोग जागरूक हुए और उन्होंने नई नई दवाइयों को इजाद किया, निर्माण किया उनका, जिससे जनसंख्या मृत्यु दर में तेजी से कमी आई और जनसंख्या तेजी से बढ़ी। अब इसके आगे आप देखेंगे कि 1959 से 1999 तक लगभग 30 सालों के आसपास ही जनसंख्या डबल हो गई, 6 अरब हो गई। और इसके इस वृद्धि के मुख्य कारण है खाद्य, यानी भोजन, और औषधियां, मेडिसिन्स। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो डाटा है ये स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है। जनसंख्या विस्फोट कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसके पीछे कारण क्या है, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने के पीछे कारण भोजन और औषधि, भोजन और औषधि। क्योंकि जब भी विश्व में कहीं अकाल पड़ता था तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे। भारत में ही अकाल में लाखों लोग मारे जाते थे, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। आइए, भोजन और औषधि के कारण मृत्यु दर तो कम हुई, लेकिन जन्म दर अभी भी अधिक रही। इसके पीछे एजुकेशन है। एजुकेशन इतनी तेजी से उन क्षेत्रों में नहीं बढ़ी, जिस वजह से जनसंख्या वृद्धि होती रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। अब यहाँ 2 पॉइंट और हैं। एक है जन्म दर, बर्थ रेट, और मृत्यु दर। इस पर विचार करें। आगे का जो टॉपिक है भाई, जन्म लेने वाले लोगों की संख्या और मरने वाले लोगों की संख्या, लेकिन किस पर। तो जन्म दर से तात्पर्य है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है जन्म दर को, और मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। 1000 में जीवित रहने वाले जन्म दर, और 1000 लोगों में मृत होने वाले लोगों पर मृतकों की संख्या, 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या मृत्यु दर में मापा जाता है। अब जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों का एक काफी प्रभाव है जनसंख्या परिवर्तन पर। जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, स्थिर है, और बाकी चीजें भी हैं, फैक्टर हैं। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रवास।
इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना आवश्यक है, यहीं से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की किताब इन पॉइंट के साथ साथ आसपास के जो मेन बातें हैं यानी कि लाइनें हैं उनको पढ़ना एज इट इज़ ही ज़रूरी है। वो लाइनें वैसी ही आती हैं और थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल करके ऑप्शन ए बी सी सी डी ऐसे करके वो पूछ सकता है। तो प्रवास है जन्म दर मृत्यु दर के बाद प्रवास। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। स्टेटमेंट में ये पॉइंट सीधे आ जाए। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। नेक्स्ट यही है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण प्रवास नेचुरल कॉज है कि जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जन्म दर और यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है उसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। नेचुरल वृद्धि दर यानी कि प्राकृतिक वृद्धि दर। नेचुरल इंक्रीजिंग रेट, तो इसमें यानी कि बर्थ रेट बी आर और डेथ रेट टी आर, इसका डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा प्राकृतिक वृद्धि दर। तो ये आपको मेन पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी है तो एज इट इज ही याद होने चाहिए। प्रवास क्या है, प्राकृतिक कारण क्या है, जन्म और मृत्यु, और प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है। इसमें नेचुरल वर्ड जुड़ा हुआ है। तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है प्राकृतिक वृद्धि दर। विश्व जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। यानी कि विश्व की जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके पीछे कारण यही है कि प्राकृतिक वृद्धि दर बढ़ रही है, घट नहीं रही है। यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ रही है और मृत्यु होने वालों की संख्या कम हो रही है। और उसके पीछे कारण क्या है, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास जिसकी बात अभी हमने करी कि भाई किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जैसे दिल्ली या गाजियाबाद, भारत का गाजियाबाद एक ऐसा जिला है जो महानगर से जुड़ा हुआ है और जहां औद्योगिक इकाइयां भी अधिक हैं। तो भारत में बड़ी संख्या में जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों से इस जिले में जनसंख्या आ रही है और इस जिले की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। भाई भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या हरियाणा कहीं से भी लोग भारत के अन्य राज्यों में, अन्य राज्यों से इन उत्तर के राज्यों में आते हैं और फिर भारत से भी बड़ी संख्या में लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, जापान या चीन जाते हैं। आना जाना ये लगा रहता है, प्रवास है। तो जब उत्प्रवासी एक वर्ड है, वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। उत्प्रवासी, उत्प्रवासी, इमिग्रेशन कहेंगे इस उत्प्रवास को। जब एक देश जब कुछ लोग एक देश को छोड़ते हैं, इमिग्रेट होते हैं। और अप्रवासी, अप्रवासी जब वे लोग जो देश में आते हैं, अप्रवासी यानी कि माइग्रेशन। तो दो वर्ड हैं, एक है उत्प्रवासी और एक है अप्रवासी। उत्प्रवासी देश छोड़ने वाले, अप्रवासी देश में आने वाले, माइग्रेट होने वाले। एक है इमिग्रेशन और एक है माइग्रेशन। नेक्स्ट है
संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। और सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर जाने वाले अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। और ये सेम टू सेम आ सकता है, सूडान का जिक्र भी आप्रवास में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा भी हो सकता है, और उत्प्रवास में यहाँ जहाँ से लोग अधिक मात्रा में गए हैं वो है सूडान। सूडान अफ्रीका का एक देश है जहाँ कानून व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति, टेंडेंसी यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। ये सामान्य सी बात है। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है। जब एग्जाम में बड़ी सी स्टेटमेंट आती है तो घबराहट होने लगती है, फिर एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ मैच करने में फिर घबराहट होती है। लेकिन अगर हमने पहले से ही दिमाग बना रखा है कि हमें ऐसे पढ़ना है और हमने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो हम उन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ देखो बहुत अच्छी लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। जैसे भारत और चीन या पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग अमेरिका या यूरोप के अन्य देशों में जाकर काम करते हैं। और यहाँ देखने में आता है कि भारत का जो पंजाब राज्य है, यहाँ से तो बड़ी संख्या में लोग कनाडा और अमेरिका जाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। दक्षिण भारत से अधिकतर लोग जो है वो मिडिल ईस्ट या सऊदी अरेबिया, कुवैत ऐसे देशों में जाकर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ टेक्निकल एजुकेशन का प्रसार ज़्यादा है दक्षिण भारत में, और उन क्षेत्रों में टेक्निकल लोगों के लिए अधिक डिमांड रहती है। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। अगर हल्का सा हेर फेर करके भी वो ए बी का कारण है या ए आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों गलत हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। अगला टॉपिक है नेक्स्ट, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर अधिक है। तो यहाँ 6.4 एक चित्र बना हुआ है, उसमें एरो का निशान करके, उसमें देखें आपकी किताब में है, उस चित्र को जरूर देखें, वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि जनसंख्या परिवर्तन का जो प्रतिरूप है वो कैसा है। और उसके पीछे एक कारण यही है कि जनसंख्या जहाँ तेजी से बढ़ रही है तो वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है। और विश्व में जो कुछ वैश्विक संस्थाएं ऐसी भी हैं जो भोजन की पर्याप्तता को सुनिश्चित कर रही हैं और नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं जिससे फसलों को बढ़ाया जा रहा है। तो विश्व में अनाज भी अधिक मात्रा में उपलब्ध है, और उसे कुछ वैश्विक संस्थाएं हैं जो उन देशों में अनाज पहुंचाने का कार्य करती हैं जहां जनसंख्या अधिक है और अनाज की कमी है। तो देखिए आपके सामने इस तरह का एक चित्र बना हुआ है एरो के साथ। या ये जनसंख्या वृद्धि, ये जनसंख्या एक जैसी रहती है, समान, और ये जनसंख्या कम होना को दर्शाता है। अब इसमें जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम। एक तराजू सा बना हुआ है जिसमें जन्म दर का पड़ला भारी है और मृत्यु दर का हल्का। अब यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर समान है,
और यहाँ जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है। तो भाई इसे आप स्पष्ट रूप में अगर देखना चाहें तो जैसे अभी हमने कीनिया के बारे में पढ़ा या नाइजीरिया के बारे में, जहां जनसंख्या और मृत्यु दर दोनों ही अधिक हैं। केन्या। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है, धीमी हो गई है। निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर भी। नेक्स्ट है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन अब इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है अब जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जिसे हम पॉपुलेशन कंपोजिशन कहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लगभग हर वर्ष आता ही है और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता है, लेकिन हम थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं ये जनसंख्या संगठन है क्या। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लें। पहले ये भ्रम फैलाया जाता था कि भाई देश के अंदर जो भी कमी है सिर्फ जनसंख्या अधिक होने की वजह से है। नहीं, जनसंख्या चाहे ज़्यादा हो या कम हो, उसका उस देश की आर्थिक स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश का नारा है कि दो बच्चे सबसे अच्छे, लेकिन अब देखने में यह आता है कि भाई ये 2 या 3, इनसे आर्थिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका उदाहरण यह ले रखा है उन्होंने, बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। जापान और बांग्लादेश, जापान एक द्वीपीय देश है, संसाधनों की बहुत कमी है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, लेकिन वो विकसित राष्ट्र है। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश है जहां जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। हमने देखा टॉप 10 कंट्रीज में जापान भी आ रहा है और बांग्लादेश भी आ रहा है, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। तो सीधी सी बात है, पहला स्टेटमेंट, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ये जो जनसंख्या संगठन है यानी कि पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या की बनावट को दर्शाता है। किसी देश में जनसंख्या, महिलाओं और पुरुष की संख्या कितनी है, बच्चे कैसे हैं, युवा वर्ग कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं। अब ये जो संरचना है इस बात को दर्शाती है कि उस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा का स्तर और जो जीवन जीने के लिए अन्य सुविधाएं हैं वह कितनी उपलब्ध हैं। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां, वे किस आयु वर्ग के हैं, यानी कि युवा वर्ग ज़्यादा हैं या बुजुर्ग ज़्यादा हैं या बच्चे ज़्यादा हैं, कितने शिक्षित हैं और वो किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड। ये एक चित्र मैंने बना रखा है, किताब में 4 चित्र हैं। आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको 4 चित्र देखने को मिलेंगे। ये जनसंख्या पिरामिड है। एक तरफ इसमें परसेंट है और दूसरी तरफ है एज ग्रुप ईयर। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, एज एंड सेक्स पिरामिड। एक तो इसे जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं, दूसरी तरफ एज एंड सेक्स पिरामिड, लिंग, आयु और लिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब देखें इसकी
विशेषताएं हैं दो यहाँ पर। एक, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। ये जितनी भी जनसंख्या है ये आयु वर्ग है। 0 से 4 वर्ष के बच्चे कितने हैं? देखें, यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो यहाँ इनकी प्रतिशतता ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं परसेंटेज कम होता जा रहा है। 5 से 9 वर्ग के आयु वर्ग के बच्चे कम हैं, यानी कि अब बाकी ये अंतर क्यों है? क्योंकि डेथ होने के कारण। ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो जनसंख्या कम होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि आयु वर्ग के साथ साथ जनसंख्या कम हो रही है, जनसंख्या प्रतिशत कम हो रहा है। यहाँ ये आधार दर्शा रहा है कि जनसंख्या जन्म अधिक ले रही है पुरुषों में और स्त्रियों में। एक तरफ ये ब्लू कलर पुरुष और एक तरफ ये रेड कलर महिलाओं को दर्शा रहा है। यहाँ बीच में 0 है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, और ये परसेंटेज है, यानी कि 4 साल तक के आयु के बच्चों की संख्या पुरुषों में भी अधिक है और महिलाओं में भी अधिक है। जैसे ही हम 5 से 9 वर्ष के पुरुष और महिलाओं को देखते हैं, जनसंख्या 0 से 4 वर्ग के बच्चों की तुलना में कम है, और ऐसे ये घटती जा रही है। ये पिरामिड हमें बता रहा है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां अविभाजित हैं। एक तरफ पुरुष हैं और एक तरफ महिलाएं, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। अब यहाँ इसकी हमें शेप देखनी है। आपके आगे किताब में 3 पिरामिड दे रखे हैं, तो इसकी बनावट कैसी है इस पर ध्यान देना है। आकार, इसका आकार कैसा है? ये आधार है। अगर आधार बड़ा है, ज़्यादा है 0 से, तो जनसंख्या तेजी से जन्म ले रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर आकार में तेजी से गिरावट आती है तो उतनी ही तेजी से जनसंख्या में मृत्यु दर अधिक है। यानी कि बच्चे जन्म ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन कई कारणों से, बीमारी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, भोजन की कमी है, जिससे लोगों की संख्या तेजी से गिर रही है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे है, निचले भाग 15 वर्ष से निचले भाग, ये 14 से 15, ये हमने एक रेखा बना दी है, दूसरे कलर से लेते हैं। भाई 15 वर्ष से नीचे, ये बच्चे हैं 15 वर्ष से नीचे, और ऊपर आप देखेंगे 59 वर्ष तक, या यहाँ किताब में है 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है, वृद्ध लोगों को। अभी मैंने यहाँ 34 तक ही लिखा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ये वृद्ध जो है यहाँ 65 वर्ष तक, 65 वर्ष। अब ये बीच की जो जनसंख्या है ये कार्यकारी जनसंख्या, प्रोडक्टिव, काम करने वाली जनसंख्या है। और ये काम करने वाली जनसंख्या में भी स्वस्थ, शिक्षित और कुशल, स्वस्थ, शिक्षित और कुशल, ये हमारी जनसंख्या कहलाएगी ह्यूमन रिसोर्सेस। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों का 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या दर्शाता है, मृतकों की संख्या को और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। आश्रित लोग कौन है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्रित, डिपेंडेंट। जैसे 15 साल से नीचे के बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, ऐसे ही 65 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं। तो ये पिरामिड हमें ये भी बताता है कि आश्रित लोगों की संख्या कितनी है। इसे अच्छी तरह समझ लें। इस पिरामिड में इस लाइन से ऊपर जो 65 वर्ष है, 65 ईयर से ऊपर, ये वृद्ध हैं, बुजुर्ग, और ये बच्चे हैं। ये आश्रित में आ जाएंगे। इतनी संख्या और इतनी संख्या जो है ये आश्रित हैं, डिपेंडेंट है। हमारी इतनी संख्या जो है ये कार्यकारी है, वर्किंग है, प्रोडक्टिव है।
और चीन और भारत में ये जो संख्या है ये ही अधिक मात्रा में, यानी कि 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा है। तो ये क्या कहलाएगा? सक्रिय वर्ग कहलाएगा, एक्टिव। या एक्टिव पॉपुलेशन। लगभग हर बड़े पेपर में आता है, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम हो, जीके आती है तो वहां एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो वर्किंग जनसंख्या का आयु वर्ग है वो कितना है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्र से संकरा है। आपका जो अगला पिरामिड है बुक में दे रखा है वो कीनिया का पिरामिड है। कीनिया के पिरामिड में क्या है कि अगर पिरामिड को बनाया जाए तो उसका आधार तो चौड़ा है, आधार चौड़ा है, आप देखेंगे कि वो तेजी से ऊपर जाके पतला है ऐसे। ये कीनिया का पिरामिड है जो नेक्स्ट दे रखा है। आधार ये चौड़ा है, आधार, और ऊपर तेजी से पतला हो रहा है, यानी कि बच्चे जन्म तो बड़ी संख्या में ले रहे हैं लेकिन उनकी उतनी ही तेजी से बड़ी संख्या में मृत्यु हो जा रही है। बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, और उसका रीजन है वही हेल्थ सुविधाएं, माता और बच्चे की जो नवजात शिशु हैं और माताएं हैं उनकी जो हेल्थ है या स्वास्थ्य सुविधाएं उनको इतनी अच्छी नहीं मिल पाती, पौष्टिक आहार इतना नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो तेजी से मृत्यु हो जाती है। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वृद्ध लोगों की संख्या वहाँ बहुत कम है ऊपर। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। सेकंड पिरामिड देखेंगे तो सेकंड पिरामिड में जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो रही है वहां की पिरामिड क्या हो जाएगा? ऐसे थोड़ा सा ऊपर जो संकरा है वो कम हो जाएगा। मृत्यु दर कम हो रही है तो वो ग्रेजुअली धीरे 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 कम होगा, एकदम से संकरा नहीं होगा। इस तरह का पिरामिड आएगा। आधार चौड़ा है और बीच का हिस्सा भी थोड़ा चौड़ा रहेगा, ऊपर जाकर वो कम होगा। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। ये बीच का जो युवा है 15 साल से ऊपर का, आप चित्र नंबर 2 देख रहे हैं, और ये भारत का है। यहां ये युवा वर्ग यहां अधिक है। ऐसा नहीं है कि भारत में भी बच्चों की मृत्यु दर बिल्कुल ही बंद है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य नॉलेज की कमी के कारण भी यहाँ बच्चों की मृत्यु दर अभी भी है, जिस कारण से आप देख रहे हैं ये पिरामिड धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ युवा वर्ग अधिक है, बच्चों की जो मरने की संख्या है वो कीनिया की तुलना में कम है। क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, यानी कि यहाँ पर जो वर्किंग ये एक्टिव पॉपुलेशन है, कार्यकारी जनसंख्या, वो अधिक है। अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है या करता है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश में आधार पर पिरामिड संकरा है। अब जापान की स्थिति इससे अलग है, जो थर्ड है। जापान में क्या है, पिरामिड को आप देखेंगे, जो तीसरा पिरामिड है वो ये बता रहा है कि भाई आधार संकरा है और ऊपर जाके थोड़ा सा फिर बड़ा हो गया और ये फिर ऐसे जा रहा है।
आधार संकरा है, कारण यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम है। और आप देखेंगे कि आगे ये कुछ इस आकृति का है। इस देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के साथ साथ यहाँ जो शिक्षित लोग हैं, कार्यकारी लोग हैं, वो शादी विवाह जैसे बंधनों में कम बंध रहे हैं और बच्चों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। और वहाँ की सरकार जो है जनसंख्या बढ़ाने के लिए वहाँ की जनसंख्या को प्रोत्साहित कर रही है, वहाँ के माता पिताओं को कई सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश में आधार पर पिरामिड संकरा है, यानी कि पतला है, और घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। कुशल यानी कि निपुण कामों में, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। उत्साही, काम करने के लिए प्रेरित हैं। आशावादी हैं, पॉजिटिव हैं। सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। देखिए कितनी सुंदर लाइन है कि हम भारतवासी भाग्यशाली हैं। अभी तक अगर बहुत सारे पुराने टीचर्स भी कई या राजनेता, अखबार, कहीं कोई परेशानी आएगी तो उसमें जनसंख्या को नेगेटिव दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी की बुक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम भाग्यशाली हैं, हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। एजुकेशन मस्ट है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है और उम्मीद है, क्योंकि मुझे पढ़ाने का कोई और दूसरा तरीका नहीं सूझा, बुक की हेल्प मुझे लेनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं और बेहतर तरीके से उसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्योंकि एनसीईआरटी में सीटेट में एनसीईआरटी बुक से एज इट इज स्टेटमेंट आती है, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे का अंतर होता है। धन्यवाद।